नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए 11 मई 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है और उसका बहुत ही दोस्तों काफी ज्यादा हमने डिटेल भी यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं। हम लोग इसमें ज्यादा समय तो वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी की बातें जो हैं वो बाद में कर लेंगे। चलिए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अच्छा, देखिए अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की बात हो रही है। एक मंदिर है मित्रों, उस मंदिर का नाम है तुंगनाथ मंदिर मंदिर और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की बात हो रही है। मित्रों, यह मंदिर कहां पर है? यह मंदिर कहां पर है, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका आंसर यहां पर मित्रों सामने लिखा है आपके, उत्तराखंड में दोस्तों यह मंदिर है। रुद्रप्रयाग जिले में यह मंदिर पड़ता है। उत्तराखंड के कौन से जिले में आता है? रुद्रप्रयाग में यह मंदिर आता है। यह दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किए जाने की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों यह चर्चा में आया। तो इसका पूछा जा सकता है कि यह मंदिर भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। रुद्रप्रयाग जिला जो है उत्तराखंड का, वहां पर दोस्तों यह मंदिर है। इसके बारे में आइए कुछ अन्य बातें हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक यहाँ पर पर्वत है और उस पर्वत का नाम है मित्रों, क्या नाम है? चंद्रनाथ पर्वत। तो चंद्रनाथ पर्वत पर यह मंदिर तुंगनाथ मंदिर यह अवस्थित है। क्लियर, यह बात आपको याद रखनी है। अच्छा, तुंगनाथ मंदिर जो है दोस्तों उत्तराखंड में पंच केदारों में से एक है। पंच केदारों में से उत्तराखंड में पाया जाने वाला यह एक मंदिर है उनमें से। और पांडवों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो अर्जुन थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, एशिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दोस्तों यह मंदिर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर 12,800 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों यह मंदिर अवस्थित है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर अवस्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और यह एक प्रकार से शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। जो तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड का, भगवान शिव को समर्पित है। और इसकी खोज दोस्तों आदि शंकराचार्य ने की थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर के पास में जो है आकाश गंगा जलप्रपात यहाँ पर एक स्थित है। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? आकाश गंगा जलप्रपात है उत्तराखंड में, यहाँ पर इसी मंदिर के पास में। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड के जलप्रपात के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक दोस्तों गंगोत्री, एक यहाँ पर हम लोग ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ पर मित्रों गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। और इसके अलावा मित्रों यहाँ पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से मित्रों यमुना नदी निकलती है, जबकि गंगोत्री ग्लेशियर की से गंगा की एक धारा का निर्माण होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। बाकी गंगा नदी का उद्गम हम जो है गंगा नदी के सेपरेट वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर के यहाँ पर आएंगे, तो उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ये दो प्रमुख ग्लेशियर हैं, ये भी याद रखना है। और ये जलप्रपात है यहाँ पर आकाश गंगा जलप्रपात है, काफी ऊंचाई से यह गिरता है, इसलिए इसको आकाश गंगा जलप्रपात जो है कहते हैं। क्लियर, चलिए और कुछ जानकारियों को देखते हैं। अच्छा, भारत में अब इसी से संबंधित, जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, तो हम विश्व विरासत स्थलों के बारे में देखेंगे कि भारत में कितने कुल विश्व विरासत स्थल है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 है। कितनी है दोस्तों? 40 है विश्व विरासत स्थलों की संख्या। दोस्तों, जो 40वां विश्व विरासत स्थल है या विश्व धरोहर स्थल है भारत का, वो आपका कौन सा है? धौलावीरा है दोस्तों। धौलावीरा दोस्तों ये कहां पर पड़ता है? यह गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और यह दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल है धौलावीरा। और यहां पर ऐसा माना गया कि यहां पर जल निकासी की एक उचित व्यवस्था थी दोस्तों, जल की, सिंधु सभ्यता के समय पर। तो ये धौलावीरा जो कि दोस्तों गुजरात में है, ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है, यह बात भी आपको याद रखनी है। चलिए
यहाँ पर जो आपके 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, तो इन 40 में से दोस्तों 7 तो हैं नेचुरल विश्व धरोहर स्थल, क्लियर, 7 हैं प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, और इसके अलावा 40 में से 32 है आपके सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल। तो 32 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 39, और एक बचा, एक है आपका मिश्रित प्रकार का विश्व धरोहर स्थल भारत में, क्लियर। तो ये टोटल मिलाकर के कितने होगा, ये टोटल मिलाकर के 40 हो गए। तो एक मिश्रित है, और मिश्रित कौन सा है दोस्तों, कंचनजंगा। कंचनजंगा है कहां पर दोस्तों, तो यह सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा कहां पर है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और यह मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है सिक्किम में। इसको आपको यहां पर याद रखना, ये कैटेगरी याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रथम अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम विश्व विरासत स्थल अगर पूछा जाए, क्योंकि 40वां तो आपका धौलावीरा है, और प्रथम विश्व धरोहर स्थल तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों, ये कहां पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, ये पहली विश्व धरोहर स्थल है, इसको भी आपको याद रखना है, विश्व विरासत स्थल, क्लियर। और इसके अलावा एक कैटेगरी और आपको याद रखना है यहां पर, ये है भारत में कुल 14 अमूर्त विश्व धरोहर स्थल है। देखिए दोस्तों, ये है मूर्त। मूर्त मतलब ये होता है कि इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन अमूर्त मतलब कि इनको हम छू नहीं सकते दोस्तों, इनको महसूस किया जा सकता है। ये अमूर्त विश्व धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलें हैं, क्लियर। जैसे दोस्तों दुर्गा पूजा जो है, ये पश्चिम बंगाल का एक त्योहार है दोस्तों, दुर्गा पूजा, क्लियर। इसको 2021 में क्या अमूर्त विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, यानी कि सांस्कृतिक विरासत है यह दुर्गा पूजा, क्लियर। 2021 में इसको घोषित किया गया। दुर्गा पूजा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों, सबसे बड़ा त्योहार कह सकते हैं हम इसको पश्चिम बंगाल का, जो कि 2021 में क्या बना, नवीनतम बन गया आपका अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल, क्लियर। तो यह बात भी आपको याद रखना, भारत में कुल 14 अमूर्त विश्व विरासत स्थल है, और नवीनतम कौन सा है, 2021 का आपका ये दुर्गा पूजा। ये बात भी मित्रों आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, 40 जो कि मूर्त है, और अमूर्त विश्व विरासत स्थल कितने हैं, 14 है, क्लियर। चलिए हम अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाँ देखिए मित्रों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। 9 मई जो दोस्तों अभी निकल गया, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। दोस्तों जो भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी जब जयंतियां होती हैं तो हम उनके क्वेश्चन जरूर रखते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम काफी सारी डिटेलिंग करेंगे, तो वहां से भी आपको बहुत सारा लाभ होगा, क्लियर। तो 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की क्या मनाई गई, जयंती मनाई गई, और ये भारत के किस राज्य से संबंधित थे, तो ये बताना आपको। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये सभी को पता है। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मित्रों इनका जन्म हुआ था। कहां पर, कोलकाता में। आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं, इनके बारे में सेपरेट जानकारी जो है। इनका जन्म दोस्तों 1861 में कहां पर हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम जो है दोस्तों, पिता का नाम कौन थे पिता इनके, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता का नाम है। अच्छा, इनके एक भतीजे थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे, इनका भी नाम बहुत फेमस है दोस्तों। भतीजे इनका नाम क्या है दोस्तों, अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्रनाथ टैगोर, जो दोस्तों अवनिंद्रनाथ टैगोर थे, ये एक बहुत ही महान चित्रकला से संबंधित व्यक्ति हैं, चित्रकार कहे जाते हैं दोस्तों। ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है, इनके बारे में हमने एक वीडियो में पढ़ाया था, आपको याद करना, क्लियर। तो अवनिंद्रनाथ टैगोर इनके भतीजे थे। इनका जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था, 9 मई के दिन, क्लियर। इसलिए 9 मई को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये एक कवि थे, साहित्यकार थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, ये काफी सारी विधाओं में निपुण थे। अच्छा, इनके उपनाम जो है दोस्तों, इनके काफी सारे उपनाम हैं। हम आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर जो दोस्तों थे, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्लियर। तो इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, इनको कवि गुरु कहा जाता है, और इसके अलावा दोस्तों विश्व कवि भी इनको कहा जाता है। तो विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव, इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है। किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को, RN टैगोर, क्लियर। 1880 में बिना डिग्री लिए दोस्तों, ये बिना डिग्री लिए कहां से, लंदन से वापस लौट आए थे दोस्तों। लंदन में पढ़ाई करने गए थे, और दोस्तों बिना डिग्री लिए ही लंदन से वापस जो है लौट आए थे। 1813 में दोस्तों, 1813 में इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
और दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जो कि दोस्तों महाकाव्य है और साहित्य का पहला नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं दोस्तों। कौन? ये रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल जो मिला वो किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। ये पहले भारतीय हैं साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले। कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1813 में इनको प्राप्त हुआ था। याद रखना कौन सी पुस्तक थी इनकी? गीतांजलि दोस्तों। क्लियर? महाकाव्य है यह एक, तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, 1915 में दोस्तों जॉर्ज पंचम के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में दी गई। अच्छा, नाइटहुड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाइटहुड जिस व्यक्ति के नाम के पहले उपाधि नाइटहुड की जिस व्यक्ति को मिलती है उसके नाम के पहले सर लगने लगता है। क्लियर? तो इनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन दोस्तों जब 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है ये अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी कि भाई साहब हमें आपकी यह उपाधि जो है नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना ज्यादा यहां पर अत्याचार भारत में कर दिया था। महात्मा गांधी को भी एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के समय पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी वह उपाधि लौटा दी थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी ने वो कौन सी उपाधि को 1919 में लौटा दिया था। कौन सी उपाधि महात्मा गांधी ने जो कि अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी वो फेमस थी दोस्तों, उसको लौटा दिया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको प्रदान की गई थी महात्मा गांधी को। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने 1919 में 13 अप्रैल की घटना के बाद यहां पर लौटा दी थी। क्लियर? अच्छा, इन्होंने दोस्तों 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। 2 देशों के राष्ट्रगान के बारे में इन्होंने यहां पर लिखा है। अच्छा, एक राष्ट्रगान है मित्रों, एक राष्ट्रगान है भारत का। आपको पता है जनगण मन, ये इसके रचयिता कौन है दोस्तों? जनगण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है दोस्तों बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम आप लोग बताइए। इसका नाम है दोस्तों अमार सोनार बांग्ला। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मित्रों की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, 7 अगस्त 1941 को दोस्तों इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। 7 अगस्त 1941 को 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 1861 में हुआ। ये इनका पूरा दोस्तों क्या था? यह इनका पूरा जीवन काल रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतनी बातें आपको यहां पर कम से कम याद रखनी है। गीतांजलि इनकी फेमस एक पुस्तक है दोस्तों, गीतांजलि। इसके अलावा दोस्तों काबुलीवाला एक कहानी इन्होंने बहुत ही फेमस, काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस है, ये भी याद रखना है। गीतांजलि के लिए ही तो दोस्तों इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1813 में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, बहुत ज्यादा फेमस थे। क्लियर? चलिए अब अगली बातें देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? क्लियर? तो यह आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाना है? शलकनपुर में सीहोर जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के, और यहां पर देवी लोक महोत्सव का आयोजन होना है। कब होगा? 29 मई से 31 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। देवी लोक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में। तो ये किया जाता है दोस्तों कहां पर? सीहोर जिले के शलकनपुर में देवी लोक महोत्सव आयोजित होता है। ये अभी होना है, 29 मई से 31 मई तक इसका आयोजन मित्रों जो है किया जाएगा। ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, शलकनपुर जो है दोस्तों यहां पर बिजासन माता का मंदिर है। ये कौन सा टेम्पल है? यहां पर बिजासन माता का मंदिर है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम कुछ अन्य बातें इससे संबंधित यहां पर देखें तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह, क्योंकि यहां पर समारोह की बात हुई है दोस्तों, महोत्सव की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश के कुछ 2-4 फेमस समारोहों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह दोस्तों ये मैहर में आयोजित होता है, और मैहर बैंड की स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खां ने की थी दोस्तों। मैहर बैंड की स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खां ने की थी, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? तो मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन होता है। मालवा उत्सव का आयोजन कहां पर होता है दोस्तों? इंदौर और उज्जैन में होता है।
इंदौर और उज्जैन, दो जगह पर मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ध्रुपद समारोह मित्रों कहां पर होता है? यह भोपाल में होता है, ध्रुपद समारोह। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर वाद विनोद कार्यक्रम आयोजित होता है। दोस्तों कौन सा? वाद विनोद, वाद विनोद कार्यक्रम होता है यहां पर। और इसके अलावा लोक रंग समारोह भी भोपाल में होता है। लोक रंग, ये भी भोपाल में मित्रों होता है। ये बात भी आपको जो है याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, ये भोपाल में होने वाले कुछ समारोह, ध्रुपद समारोह भी भोपाल में होता है। निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर होता है दोस्तों? खंडवा और खरगोन में, खंडवा और खरगोन में निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा बताइए आप लोग एक चीज कमेंट में, फौजी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया जाता है? फौजी मेला मध्य प्रदेश में कहां पर लगता है? और नागाजी बाबा का मेला ये कहां पर लगता है? क्लियर? ये दो आपको जो है कमेंट बॉक्स में यहां पर बताने हैं। चलिए देखते हैं हम अगली बातें। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में लिथियम के महाभंडार का पता लगाया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश के हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम का महाभंडार मिला है दोस्तों? ये मिला है आपका राजस्थान में। राजस्थान के नगौर के पास में दोस्तों एक प्लेस है जिसका नाम है डिगाना। डिगाना में दोस्तों जो है लिथियम का महाभंडार का पता यहां पर लगाया गया है। क्लियर? तो यह बात भी आपको याद रखनी है। राजस्थान के नगौर के पास में एक स्थान है डिगाना, और यहां पर लिथियम का महाभंडार मिला। बहुत सारा दोस्तों लिथियम, इतना दोस्तों यहां पर लिथियम मिला है कि भारत की लिथियम की जितनी मांग है मित्रों, उसकी कुल मांग का 80% की आपूर्ति यहां से हो सकती है। अब ये बात समझ में आ रही है आपको? 80% इसकी भारत की मांग की आपूर्ति यहां से हम कर सकते हैं। अच्छा, इस भंडार का पता जो है ये हाल ही में किसके द्वारा लगाया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मित्रों इस महाभंडार का पता लगाया गया है। हम आपको यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताएं तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है मित्रों? तो मुख्यालय इसका कहां पर है? कलकत्ता में। कोलकाता में मित्रों इसका क्या है? मुख्यालय है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। ये यहां पर हमने लिख भी दिया है, 1851 में इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका कोलकाता में है। ये बात याद रखनी है। अच्छा, इससे पहले जो है मित्रों जम्मू कश्मीर, जो आपका जम्मू कश्मीर एक राज्य है आपका, यहां पर जम्मू कश्मीर में यहां पर लिथियम के भंडारों का पता लगाया गया था इससे पहले। क्लियर? लेकिन अभी हाल ही में तो राजस्थान के नागौर के पास में जो है लिथियम भंडारों का पता लगाया गया है। यहां पर दोस्तों कुल भंडार जितना मिला है वो भारत की आय का नहीं है दोस्तों, भारत की मांग का, जितनी भारत की मांग है, मांग का 80% है। ये हमने आपको जस्ट अभी बताया है। इससे होगा क्या दोस्तों, अभी हम वर्तमान में लिथियम के लिए, लिथियम का हम महत्व आपको अभी समझाएंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लिथियम। क्लियर? तो लिथियम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पर चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो इससे हमारी जो चीन पर निर्भरता है, चाइना पर निर्भरता है लिथियम के लिए, वो कम हो जाएगी। चलिए अब हम लिथियम के बारे में महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की बहुत सारे संभावनाएं हैं। लिथियम दोस्तों एक अलौह धातु है। क्लियर? और इसका उपयोग बैटरियों के बनाने में किया जाता है। बैटरी के निर्माण में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको मित्रों पता होगा कि वर्तमान में जो है ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का समय चल रहा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को दुनिया की विभिन्न सरकारें प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि प्रदूषण को हमें ओवरऑल क्या करना है? कंट्रोल करना है, कम करना है, और जो हमें पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को घटाना है। तो इस कारण से दोस्तों लिथियम का हम महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बैटरी तो ओवरऑल लिथियम से ही बनती है। क्लियर? तो दुनिया की सबसे नर्म व हल्की धातुओं में से एक है आपकी लिथियम। दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातुओं में से एक धातु मानी जाती है आपकी लिथियम। अच्छा, इसका कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को यह क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को मित्रों विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।
इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? व्हाइट गोल्ड भी लिथियम को कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, देखा जाए अगर तो दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम का भंडार कहां पर है? दुनिया में मित्रों सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है बोलिविया, एक कंट्री है दोस्तों बोलिविया। साउथ अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो यहां पर बोलिविया मिलेगी, अर्जेंटीना के पास में है, और बोलिविया में सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अर्जेंटीना में है, उसके बाद चिली में है, फिर उसके बाद अमेरिका में है, फिर चाइना में है। भारत सबसे ज्यादा लिथियम की आपूर्ति चाइना के द्वारा करता है, चाइना से मंगाता है। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर जो हमने यहां पर 3 कंट्री के नाम लिखे, बोलिविया, अर्जेंटीना और इसके अलावा चिली, ये जो मित्र 3 कंट्री हैं, इनको मिलाकर के क्या बनता है? लिथियम ट्रायंगल इनका निर्माण होता है। इनसे क्या बनता है? लिथियम ट्रायंगल का निर्माण होता है। दोस्तों ये जो 3 कंट्री हैं, ये लिथियम उत्पादन करने वाले बहुत ही फेमस कंट्री हैं दोस्तों। यहां पर सर्वाधिक लिथियम जो है पाया जाता है। अभी तक भारत की निर्भरता किस पर रही है? चीन पर रही है। और इसके लिए हमने यहां पर एक आंकड़े भी प्रस्तुत किए। 2020-21 में 6000 करोड़ में लिथियम भारत ने चाइना से खरीदा था। इतना रुपए लिथियम खरीदने में भारत ने लगा दिया। अब लेकिन यहां पर भंडार मिले हैं, तो इससे काफी ज्यादा दोस्तों जो है लिथियम की आपूर्ति भारत की हो सकेगी, और इससे चाइना पर ओवरऑल जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मित्रों ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए 5वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कहां पर एससीओ 2023 की बैठक का आयोजन किया गया? अच्छा, भारत में दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की बैठक का अभी हाल ही में आयोजन किया गया 2023 में। ये कहां पर किया गया? तो मित्रों ये इसका आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में। इसका आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया। एक्चुअल में दोस्तों 2023 का जो समय है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और भारत में दोस्तों 8 अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन होना है एससीओ समिट का। क्लियर? तो जो एससीओ समिट 2023 है, इसका भारत के अलग अलग जगहों पर 8 जगह पर होना है। तो अभी हाल ही में जो हुआ था दोस्तों, ये 4 से 5 मई के बीच में, 4 से 5 मई के बीच में ये कहां पर हुआ दोस्तों? ये गोवा में अभी हाल ही में किया गया। और इसी समिट में दोस्तों पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम आप जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ये यहां पर पहुंचे और इनकी बहुत ही तीखी निंदा जो है हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है एस जयशंकर, मिस्टर एस जयशंकर ने इनको बहुत ही ज्यादा जमकर के धोया था। ये जब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से भारत आए थे, तब भी इनको समझा करके भेजा गया था कि देखिए आप भारत जा रहे हैं ना, तो भारत में थोड़ा सा संभल के बातें करना है, और वो जो एस जयशंकर साहब है उनसे तो ज्यादा बोलना नहीं है। क्लियर? लेकिन ये आकर के यहाँ पर उल्टा सीधा बोले और फंस गए, और उसी फंसने के चक्कर में इनको एस जयशंकर साहब के द्वारा यहाँ पर धो दिया गया। सबके सामने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई, क्योंकि ओवरऑल जो टेररिस्ट है उनको प्रमोट करने के मामले में दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान टॉप पर माना जाता है। और ऐसा कंट्री जो है सभी देशों को कहे कि आतंकवाद को कम करो, तो भाई साहब पहले आप कम करो, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। क्लियर? क्योंकि दोस्तों एससीओ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य ही यही है कि राजनीतिक संबंध को अच्छा बनाना, व्यापारिक संबंध को बढ़ाना, और इसके अलावा आतंकवादियों की जो समस्या है इनको कम करना, जितने इसमें देश हैं इनके बीच में। क्लियर? तो यहां पर अभी गोवा में हाल ही में बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, एससीओ को, संघाई सहयोग संगठन का, गोवा में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, इसके बारे में हम इनकी स्थापना के बारे में देखते हैं दोस्तों। स्थापना के बारे में थोड़ा सा यहां पर डिटेल में समझना पड़ेगा संघाई सहयोग संगठन की। देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना जो है दोस्तों, यहां पर 5 देशों ने मिलकर की थी। कौन कौन से? 1996 में दोस्तों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान। क्लियर? ये 5 कंट्री यहां पर शामिल थे दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान। क्लियर? तो इसको संघाई 5 कहा जाता था, संघाई 5 कहा जाता था इन 5 कंट्रियों को। क्लियर? लेकिन यहां पर देखिए एससीओ नहीं, तब इसका नाम संघाई 5 था। 2001 में दोस्तों उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया। तो कुल सदस्य इसके कितने हो गए मित्रों? 6 हो गए इसके कुल सदस्य। और इसके बाद दोस्तों 2017 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हो गए। तो यहां पर मिलाकर के कुल कितने सदस्य हो गए? तो सदस्यों की संख्या हो गई 2017 में 8 है। और वर्तमान में अगर हम सदस्यों की संख्या देखें एससीओ के, तो सदस्यों की संख्या देखें तो 8 प्लस 1 जो नया सदस्य है दोस्तों, 8 तो हमने आपको यहां पर जस्ट गिनवाए, और जो नया सदस्य इसका बना वो कौन सा है? ईरान। तो ईरान को भी शामिल किया गया। तो वर्तमान में इसके 9 सदस्य जो है संघाई सहयोग संगठन है। और इसकी राजधानी कहां पर है दोस्तों? बीजिंग में है।
ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, यहां पर हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि 2023 में एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि संघाई सहयोग संगठन की भारत में सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी भारत के किस शहर को बनाया गया है? कौन से नगर को भारत के संघाई सहयोग संगठन की 2023 में सांस्कृतिक राजधानी जो है घोषित किया गया है? ये बात आप लोग यहां पर बताएंगे। तो देखिए इसका उत्तर है वाराणसी है जो दोस्तों, काशी, इसको काशी भी कहते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी। इसको जो है आपकी एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी इसको बनाया गया है 2023 में। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है? भारत एससीओ की 2023 में क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका आयोजन समिट का जो अभी हाल ही में गोवा में किया गया, इसके बाद दोस्तों और भी प्लेसों में होना है, दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर। तो ये बातें आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। ये हमारा अंतिम 5वां प्रश्न था दोस्तों। अब जितना भी हमने डिटेल बताया है, ये सारा का सारा डिटेल आपको यहां पर लिख लेना है। और दोस्तों हम यहां पर कोशिश करेंगे कि जो आने वाले अगले वीडियो हों उनमें हम प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएं। दोस्तों हम प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। ये व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं, धीरे धीरे हम इस पर और भी ज्यादा सुधार लाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।